हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। उम्मीद है कि आप लोग एनसीईआरटी के नोट सारे अभी तक जितने मैंने आप लोगों को कराए हैं वो आप लोगों ने अच्छे से नोट किए होंगे और उनको डेली जो है रिवीजन कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। शेयर करना ज़रूरी है ताकि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनको ज़रूरत है नोट्स की, तो क्या पता उनको मेरे इन नोट्स से कुछ हेल्प मिल सके। तो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। और आज हमारा है एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है अपवाह। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। विभिन्न देशों से छोटी छोटी धार है, जो धारें होती हैं वो आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अतः इनका विकास किसी बड़े जलाशय के जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। जिनका विकास है वो बड़े जलाशय, झील या समुद्र या महासागर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपवाह द्रोणी। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जल विभाजक। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेज़न नदी है। ठीक है, जो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है वो कौन सी है वर्ल्ड में? अमेज़न नदी। नेक्स्ट है भारत में अपवाह तंत्र। भारत नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय की नदियाँ और सेकंड है प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, आप लोग इसका मैप भी जरूर बनाइएगा, आपको अच्छे से जो है नदियों के बारे में जानकारी हो जाएगी अगर आप मैप बनाएंगे तो, और ज़रूरी भी है, अगर बनाएंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। हिमालय नदियों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको जानते हैं। पहले नंबर पे है हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वत से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। ठीक है, जो हिम जो है जो पिघल रहा है वहाँ से भी जो है इनको जल प्राप्त होता है, इसलिए ये हमेशा 12मासी होती हैं। ठीक है, सेकंड है हिमालय की दो प्रमुख नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर जो है गॉर्ज का निर्माण किया है। ठीक है, कौन सी? सिंधु और ब्रह्मपुत्र ने। थर्ड है हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करता है। 4 है यह अपने मार्ग के ऊपरी भागों में 3 अपरदन क्रिया करती है तथा अपने साथ भरी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में यह नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अपने वार्ड वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। यह पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। याद रखेंगे आप लोग। सेकंड है हमारा, जो हमारी फर्स्ट है वो है सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, यहाँ पे 2 पढ़ी थी ना हमने, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, तो पहला हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। इसकी सहायक नदियां भी हैं, यहाँ पर देखिए बता दिया गया है आप लोगों को, तो प्लीज़ आप लोग इसको नोट करिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से जो है डाइवर्ट होके पूछे जाते हैं, बीच में से ही उठा के पूछे जाते हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, हमारे सिलेबस से ही आते हैं। अगर हम डीपली अच्छे से जानेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें जो है समझ में आने लगेंगी। आप PYQ देखेंगे तो वहाँ पर नदियों के बारे में क्वेश्चन जरूर आए हैं। ठीक है, और आप लोगों को ये नोट जो है बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने प्री और मेंस के दोनों के नज़रिए से ही नोट्स बनाए हैं। ठीक है, सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर
निकलती है। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती हैं तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिलती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल जो है वो बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग जो है पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी जो सिंधु नदी है वो विश्व की लंबी नदियों में से एक है। ठीक है, याद रखेंगे, विश्व की बात की जा रही, विश्व में जो है विश्व की लंबी नदियों में से एक है। सेकंड है आप लोगों का गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती हैं तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। ठीक है, त्रिवेणी संगम भी बोला जाता है देवप्रयाग को, क्योंकि यहाँ पे जो है तीनों नदियाँ मिल रही हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती हैं तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इलाहाबाद कहाँ, प्रयागराज, प्रयागराज बोलेंगे अब। ठीक है, अभी जो कुंभ का भी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है ना, जब भी बरसातें लगती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये इसका कारण है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इससे एक फ़ायदा भी हो रहा है। देखिए, वो उपजाऊ वाली मिट्टी बना देती है उसको, यानी कि कृषि योग्य मिट्टी बना देती है भूमि को। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, यानी कि जो गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है, यानी कि उसमें सहायक है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी और हुगली नदी, जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। याद रखेंगे आप, ब्रह्मपुत्र और गंगा मेघना के नाम से जानी जाती है मिलकर। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, जैसे मैंने आपको भी बताया है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो प्लीज़ ये आप लोग मैप जरूर बनाइएगा, मैप के थ्रू ही आप लोगों को जो है नदियों के बारे में पता चलेगा और डायरेक्शन भी अच्छे से पता चलेगी, और स्टेट के नाम भी रखिएगा कि कहाँ से निकल रही है, कहाँ पर जा रही है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी मैं आप लोगों को नदियों के मैप के बारे में कल आपको शॉर्ट में बता दूंगी, तो शॉर्ट वीडियो भी देखना आप लोग। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुंदरवन सुना होगा ना आप लोगों ने, तो ये वही डेल्टा है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अब जो थर्ड है वो है, हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतम मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती हैं। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़
बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, कैनुला एवं दूसरे सहायक नदियाँ इसमें मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। याद रखेंगे आप इसकी सहायक नदियाँ भी। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय नदियों की प्रमुख विशेषताएं। अभी हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था ना, अब हम प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं पढ़ेंगे। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। फिर भी कुछ नदियां केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रतिभा की अधिकतर प्रमुख नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। याद रखेंगे आप बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरने वाली हैं। ठीक है, वो याद रखेंगे आप जो गिर रही हैं। यह नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी जो धाराएं हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। नेक्स्ट है हमारा नर्मदा द्रोणी, इसके बारे में जानेंगे। ये प्रायद्वीपीय नदियों की हैं। ठीक है, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से स्थलों का निर्माण करती हैं। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गॉर्ज से बहती है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। सॉरी, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। मैं मानती हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द फ़ोन ले सकूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो जैसे ही फ़ोन होगा मैं आप लोगों को तुरंत टेस्ट सीरीज़ भी कराना इसलिए नहीं कर पा रही हूँ। फ़ोन आते ही मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगी बताना, तो क्षमा है मेरी, मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। तो प्लीज़, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग अच्छे से नोट्स को समझ पाएँ। तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नेक्स्ट है ताप्ती द्रोणी। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भरतपुजा तथा पेरियार है। तो आप लोग प्लीज़ जो है मैप ज़रूर बनाइएगा। आप लोग जैसे नर्मदा नदी का मैप बनाया तो उसकी सहायक नदियाँ बनाइए, साथ साथ अलग से फिर ताप्ती द्रोणी का बनाइए। इस तरीके से आप लोगों को जो है नदियों के बारे में जानकारी होगी, उनकी सहायक नदियों के बारे में भी आप लोगों को पता चलेगा। नेक्स्ट है गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। किसका? गोदावरी का। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, बेनगंगा तथा पेनगंगा। आप इसकी सहायक नदियाँ भी याद रखेंगे जो इसमें मिल रही है। इनमें से अंतिम
तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। कौन कौन सी? मांजरा, बेनगंगा और पेनगंगा। ठीक है, बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है महानदी द्रोणी। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में है। नेक्स्ट है कृष्णा द्रोणी। यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी? कृष्णा नदी की। आप तो याद रखना है आप लोगों को, ये ऑब्जेक्टिव टाइप या स्टेट गवर्नमेंट के जो आप एग्ज़ाम देते हो ना, वहाँ पे जरूर पूछा जाता है। अब है कावेरी नदी, यानी कि कावेरी द्रोणी के बारे में जानेंगे। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कुल लंबाई 760 किलोमीटर। सहायक नदियाँ कौन सी हैं इसकी? अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। कुछ छोटी नदियाँ पूर्व की तरफ होती हैं, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा स्वर्ण रेखा। याद रखेंगे आप। झीलें पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। झीलों का निर्माण, इसके बारे में जानते हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। कुछ ऐसी चीज़ें जिनका निर्माण बीमारियों एवं वर्ग चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है, यानी कि कुछ झीलें मानवों द्वारा भी निर्मित की गई हैं। ठीक है, एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पीट तथा बार यानी कि रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है या करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलकिट झील और कोलेरू झील। याद रखेंगे आप नाम। अब है लवणीय झील। राजस्थान की सांबर झील एक लवणीय जल वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। याद रखेंगे, लवणीय झील नमक के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झीलें अधिकांश हिमालय क्षेत्र में हैं। यह मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। जम्मू तथा कश्मीर की वेलूर की वूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। कौन सी? वूलर झील। ठीक है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की अन्य झीलें डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बड़ा पानी। याद रखेंगे, मीठे पानी वाली झीलें हैं ये। अब है झीलों से होने वाले प्रमुख लाभ, पॉइंट वाइज समझेंगे। ठीक है, नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती हैं। अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकती हैं। सूखे के मौसम में ये पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती हैं। जल विद्युत उत्पादन करने में इस्तेमाल, जलीय पारितंत्र को संतुलित करने में तथा प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक। नेक्स्ट है नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों में अधिक जल की निकासी होती है तथा इसका आयतन घटता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपनी आप परिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं, जिसके कारण नदी प्रदूषण बढ़ता है। उम्मीद है आप लोगों को ये नोट्स अच्छे लगे होंगे। यहाँ पे आप लोगों का जो 3rd चैप्टर है क्लास 9th ज्योग्राफी एनसीईआरटी का, वो यहाँ पे फिनिश होता है। कल हम करेंगे जलवायु
ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है आप लोगों को। और आप लोग डिसाइड ज़रूर करिए कि आप लोग किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। जब भी आप बुक खोलते हैं तो प्लीज़ पहले बुक खोलने से पहले अपने मन में विचार लाइए कि आप लोगों को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ये क्वेश्चन अगर आप लोग अपने आप खुद से करेंगे तो आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि हाँ, मुझे क्यों पढ़ना है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ रहे हैं 12-12, 13-13 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक यही नहीं पता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बस वो जो कोई उनको बोलता है या फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं कि ये वाला अच्छा है, तुमने ये पढ़ा, तुमने ये पढ़ा, वो जो है माइंड जो है आप लोगों को डिस्टर्ब होता है फिर उससे। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी पे फोकस करिए, रीजनिंग करिए, कॉम्प्रिहेंशन करिए, जिसमें आप लोगों को इंटरेस्ट हो सबसे पहले आप लोग वो करिए। लेकिन जीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो मैं आप लोगों को सजेशन करूँगी कि आप लोग एनसीईआरटी को सबसे पहले फिनिश करें, उसको अच्छे से रिवाइज़ करें, क्योंकि एनसीईआरटी बेस है पूरा यूपीएससी का। और जो क्वेश्चंस हैं वो ज्योग्राफी के स्पेशली एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझे होंगे। तो आप लोग प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए, छोड़ना नहीं है आप लोगों को। और जाने से पहले प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं जलवायु चैप्टर के संग। आप सबको मेरा तब तक के लिए बाय बाय।